विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। मैं श्री डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, कक्षा 11वी, विषय इतिहास, अध्याय 1, भाग 2, समय की शुरुआत से। मानव की क्रमित विकास की कहानी और आधुनिक मानव तो होमोसेपियस, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं, वो मानव उसके अवशेष अफ्रीका में ही भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त हुई और इसमें इतिहासवादी पुरातत्ववादी में मतांतर है, भिन्नता है। उसके यह प्रश्न उठते हैं कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न बहुत से वाद विवाद हुए और इसका इन किन प्रकार से ऐसा पता चलता है कि अफ्रीका के क्षेत्रों में ही मानव उद्भव के केंद्र थे। उसके अनुसार मतभेद के अनुसार निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल, ये दो प्रकार के अंतर्गत मतभेद है, जिसे हम बोलते हैं निरंतरता मॉडल, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और दूसरा मत यह है प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है कि जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान पर हुआ। निरंतरता कहता है कि भिन्न भिन्न स्थान है। प्रतिस्थापन कहता है कि एक ही स्थान पर हुआ और वह है अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका के लिए प्रतिस्थापन मॉडल, ये दोनों विचारधारा में मानव का निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल, दोनों में अलग अलग विचारधारा दी गई है और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूपों में दिखाई दिया। यह भी तर्क आज एक मनुष्य के लक्षणों की भिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण से समर्थन में बोलने वाले के अनुसार उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते थे। होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गिस वर्गों में पाई गई जाने वाली भिन्नता के कारण इससे पता चलता है। हम इसमें कालखंड के अनुसार देखते हैं। इथियोपिया, ओमोकिसिस, दक्षिण अफ्रीका, बॉर्डर गुफा, दी केलर्स, कॉसीज नदी का मुहाना, यहाँ पर आधुनिक मानव के जीवाश्म मिले। मोरक्को, दर यस सुल्तान, इजराइल, यबजेह स्कूल में पाया गया और ऑस्ट्रेलिया में मुगो झील के किनारे तटवर्ती क्षेत्रों में, बोर्नियो निहाय गुफा में और फ्रांस में मैग्रोगनन लेस आइजिस के पास। अभी इसके कालखंड के अनुसार लगभग 1,95,000 से 1,60,000
हजार से इथियोपिया में और अंत में फ्रांस में 35,000 ये कालखंड दिखाया गया है। अभी अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। अभी प्रतिस्थापन क्षेत्रीय निरंतरता के अंतर्गत अफ्रीका में ही उत्पन्न हुआ। बहुत सारे इतिहासकार पुरातत्ववादी इसके समर्थक है आधुनिक मानव के विचारधारा से, और इस लक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी कि उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग में तर्क देते हैं कि आधुनिक समानता इसलिए पाई गई जाती है कि आधुनिक मानव के पुराने जीवाश्म साक्ष्य भी इथियोपिया में भी ओमो स्थान पर मिले, और इथियोपिया में भी साइड में चित्र दिया गया है। जो ओमो नाम का स्थान है वो जो जहाँ से नाइल नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, जिसे हम नील नदी बोलते हैं, नाइल नदी बोलते हैं, पूरे विश्व की बड़ी नदी, इस क्षेत्र से प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। और इस विचारधारा का विद्वानों का कहना है कि उनके अनुसार हजारों वर्ष की अवधि में अपने आप को ढाल दिया है। उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया। विशेष क्षेत्रों में ये पाए गए अंतर्गत हुआ वहाँ स्थान के रूप में बस गए, और इसमें बहुत सारा ऐसा परिवर्तन दिखाई दिया। अभी अफ्रीका में पहली बार मानव खड़ा हुआ, अफ्रीका में अवशेष मिले, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। लेकिन हम देखते हैं आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अभी ये भोजन प्राप्त करने के तरीके अलग अलग प्रकार के हैं। आदिकालीन मानव के अंतर्गत आदि मानव अस्थिपंजर के औसत संबंधी साक्ष्य विचार करते रहे हैं, और जिस प्रायद्वीप में आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को निर्मित से किए गए अवशेषों से उपयोग के प्रकार से, उसके साक्ष्य से पुरातत्ववादी ने अनुमान लगाया, और उसे कुछ अभिलेख संग्रह उत्खनन में मिले हैं। रोजमर्रा के अवधाओं साधारण पहलुओं पर विचार करते हैं तो उतना ही आवश्यक है कि जो आइए देखें इसके अध्ययन हम करते हैं। इस अध्ययन में हम सबसे संग्रहण में भोजन जुटाने के लिए सबसे पहले वो संग्रहण यानी जो कुछ लाते हैं वो जमा करना, खाद्य पदार्थ जुटाते थे, कंदमूल है, फल फलावल है, प्राणियों की शिकार है, और अपमार्जन से तात्पर्य यह है कि त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। कोई जानवर की मृत्यु होती है, कोई फेंक देता है, और उसकी सफाई करके दोबारा यूज पर लाए हुए, जिसे हम बोलते हैं अपमर्जन से तात्पर्य, यानी कि उसका पुनर्चक्र। जैसे हम देखते हैं कि कागज है, कागज त्यागा हुआ है, पन्नी है त्यागी हुई है, लेकिन पुनर्चक्रण करना जैसा अपमार्जन, उसको अगर साफ सुथरा वगैरह दोबारा करके और उसको उपयोग में लाना और जीवन में हिस्सा बनाना, ये अपमार्जन की स्थिति पहले से चली है। अभी इसका पुनर्चक्रण हम देखते हैं कि बहुत सारा वस्तु का हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं। उस समय शिकार करते थे और कुछ खाते थे और कुछ फेंकते थे, लेकिन कुछ लोग उसे दोबारा उपयोग में लाते थे। मछली पकड़ना की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी यहाँ पर इसी प्रकार कंदमूल है, फल फलावल है, प्राणी की शिकार है,
अपमर्जन है, इससे चलता था। और हिंसक जानवरों की भी वो शिकार करते थे। स्तनधारी प्राणी, चूहे, छुछुंदर जैसे कृतंकों और पक्षियों की भी सरीसृपों और यहाँ तक कि उसे कीड़े मकोड़े तक वो खाते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुई। शिकार के बारे में पुरातत्वविद ने अनुमान बताया कि लगभग 5000 साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर स्तनीय स्तनपायु जानवर, जो दूध देने वाले जानवर है, शिकार और उसका वध करने का सबसे पुराना और स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों पर हमें मिलता है। ये दोनों स्थलों दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्सो ग्रोव नाम के क्षेत्र में मिला। ये लगभग 5 लाख साल पहले, और जर्मन में सोनीजन, जर्मन के क्षेत्र में सोनीजन में भी शिकार के कुछ अवशेष मिले। ये 4 लाख साल पहले, 4 लाख साल पहले का एक चित्र है। और मछली पकड़ने और भोजन प्राप्त करने एक महत्वपूर्ण तरीका उनके अंतर्गत था। और ये तरीका वैसे अनेक खोजों से लगता है। 5 लाख 4 लाख पहले ये शिकारी के अनुमान लगाए। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करता था। ये पुरातत्ववादी को साक्ष्य और खोज से थलों से प्राप्त होता है। और कुछ पूर्वज कुछ स्थलों में, झील में, नदी में, तालाबों में, घाटियों में वो मछली का व्यवसाय या मछली की पालन चलता था। और दोलुनी व्यस्तुनाई नाम के क्षेत्र में भी ऐसे शिकारी के बहुत सारे चुना गया। इन क्षेत्रों में जैसा कि टुंड्रा प्रदेश का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में रेनडियर, घोड़ा जैसे स्थान, बदलने वाले जानवर जो परिवहन का काम करते थे, और जून की में पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः नदी के पार आते थे और उसमें पैमाने में शिकार भी करते थे। जैसे कि कुत्ते हैं, घोड़े हैं, खेचर है, गधे हैं। इनकी सहायता से भी उन्होंने, ऐसा अनुमान लगता है, पुरातत्ववादी बताते हैं कि ये शिकार में एक्सपर्ट बने थे और शिकार के बहुत सारे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, कि जिसे हम बोलते हैं भाला है या तीरकमट है, या लकड़ी को भाले का टोक लोहे से बना हुआ है। ऐसे भी अनुमान शिकार के तीक्ष्ण ऐसे पत्थर है, लघु पत्थर, बड़े पत्थर काटने के लिए हड्डियाँ का उपयोग, सुई का उपयोग, ये सब वो करते थे। रसदखोरी यानी उस कालखंड में रसदखोरी नाम का एक शब्द वो उपयोग करते थे। रसदखोरी का मतलब ये होता है कि वो भोजन के तलाश में, जैसा कि बहुत सारे लोग भोजन के तलाश में शिकार करने के लिए जा रहे, मतलब वो रसदखोरी कर रहे हैं, खरगोश पकड़ रहे हैं या कुछ अलग प्राणियों की शिकार कर रहे हैं। और उसी प्रकार से अपमार्जन, जो फेंकी हुई प्राणी है, वस्तु है, मरी हुई है वस्तु है, वेस्ट ऐसा चीज़ है, उन चीज़ को दोबारा यूज करने वाला कार्य को अपमार्जन कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं टाकाऊ में टिकाऊ। और वो तरीका उनके पास पहले से ही आया कि भाई ये तो अच्छा है, तो जो अच्छा अच्छा लगता है उसको साथ में लेकर चलते थे, उसका उपयोग करते थे। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संग्रहण, शिकार, अपमर्जन, मछली पकड़ना और रसदखोरी, इसके द्वारा अपना अलग अलग उदर निर्वाह का रोजमर्रा की जिंदगी में वो प्रयोग कर रहे थे।
अभी हम देखते हैं कि प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं, खुले स्थलों और आवास, उनके पेड़ों पर रहने का स्थान था, कुछ गुफाओं में रहने का स्थान है, कुछ खुले स्थान पर रहते थे। और ऐसे भी आवास ये मिले। ऐसे आवास के कुछ नमूने केन्या, जो अफ्रीका का भाग है, किलोम्बे, जिसे आज का किम्बरले है, वो अफ्रीका के क्षेत्र में है। वहाँ पर जैसा हीरे वगैरह मिलते हैं। सोलोजे साइटली, और इन स्थानों पर खनन से इनके आवास के बारे में बहुत सारे कुछ अवशेष, कुछ नमूने मिले। लगभग किलोम्बे, केन्या और अलोजे साइली, इन स्थानों में जो अवशेष मिले हैं, ये यहाँ पर शल्क उपकरण और हस्तकुटार, जिसे शिकार के लिए औजार प्रसिद्ध था। और यहाँ पर इस अवशेष से पता चलता है कि लगभग 7 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व ये पुराने हैं। इसका अनुमान पुरातत्ववादी ने किया। और ये इतने सारे औजार एक स्थान पर कैसे इकट्ठा हुए, ये संभव है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ लोग बार बार आते रहते हैं और उसी क्षेत्रों में कुछ अवशेष मिले। दक्षिण अफ्रीका में स्थित लेजरेट गुफा और उसकी दीवार चारों तरफ, ये एक महत्वपूर्ण दक्षिण अफ्रीका का एक पुरातत्ववादी ने नमूना दिया है। और इस गुफाओं में वो यूरोप के बहुत सारे पुरास्थल और लेजरेट गुफा की दीवार, ऐसी प्रसिद्ध ऐसी दीवार है, लगभग 12 बाय 4 मीटर के आकार की दीवार निवास के सटक कर बनी होती है। इसके अंदर चूल्हे मिले हैं जो खाना पकाने के लिए है। भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य के वो स्रोत मिले हैं कि खाद्यान्न वो ज्वार है, बाजरी है, चावल है, वो यूज करते थे। कुछ फल, कंदमूल, वनस्पति, बीजों, कष्टफलों, सभी का इन क्षेत्रों में, कुछ अंडे, मीठे जल की मछलियाँ और कुछ वस्त्र भी, जिसे हम बोलते हैं ट्राउट, पर्च, कार्प, ये भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। फ्रांस में समुद्र तट पर टेरा अम्ला में घास फूस की झोपड़ी मिली। और इस झोपड़ी में लकड़ी की बनी हुई है, घास फूस की है और कच्ची और कमज़ोर। इससे पता चलता है कि ये लोग सामयिक मौसमी प्रवास भी करते हैं। और जैसा कि टेनेमेंटस की सीजनेबल झोपड़ी तैयार करने की कला भी इनके पास थी। कुछ दिन वहाँ पर रहते थे और भटकते थे इधर उधर, अपने उसको छोड़ देते थे और दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ये भी झोपड़ी एक पुरानी है। उत्खनन वासियों को इन्होंने इसका अनुमान निकाला है कि लगभग केन्या में भी चोसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्क्वाट प्रॉन्स, यहाँ पर जली हुई मिट्टी के अवशेष मिले। इसमें कुछ टुकड़े मिले, कुछ हड्डियाँ के टुकड़े मिले। ये 14 लाख से 10 लाख पुराने हैं। इसे पता चलता है कि ये लोग टुकड़ों से कि आग का इस्तेमाल करते थे, खाना पकाकर खाते थे। चूल्हे से पता चलता है कि इनका आज जैसे हम भोजन करते हैं पकाकर, उसी प्रकार के पकाकर करते थे। ये इतिहास कार ने, पुरातत्ववादी ने खोज निकाला है। और सुनियोजित ढंग से वो कई प्रकार के कार्य करते थे।
उन्होंने चूल्हे है, उनका आग का नियंत्रण है, केन्या में जैसा पाया गया है उसी प्रकार से उसे पता चलता है कि चूल्हे आग नियंत्रित प्रयोग के द्योतक है। ये जो नियंत्रित प्रयोग जो है जिसे हम बोलते हैं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं आग के। इससे प्रकाश मिलता है, हमारा भोजन स्वादिष्ट बनता है, गुफाओं में रहने के लिए मददगार होता है, भोजन भी पकाया जा सकता है। इसके अलावा लकड़ी की कटोर करके उसको आग का इस्तेमाल करके जैसे भाले, नोक वाले भाले भी बना सकते हैं। और लोहा बनाना, अलग अलग प्रकार का आकार देना, ये आग से वो सीखे। शल्क निकाल कर औजार बनाने भी आते हैं। और खुदाई काम, जुदाई काम और खेती के काम में भी इसकी सहायता मिली। और आग का महत्व उन्होंने देखा। औजार बनाने की कला उष्णता उपयोगी जैसी होती थी, साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए भी वो करते थे। रात में मशाल लेकर वो घूमते थे, इधर के उधर, उधर के इधर, और कुछ शिकार करने के लिए भी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने चूल्हे की आग जो नियंत्रित प्रयोग के द्योतक है और उनके जीवन में कुछ नव चैतन्य लाया है। कुछ विशेष प्रकार के खाद्यान्न और विशेष प्रकार के तंत्र उन्होंने आग से बनाए हैं, उसके साक्ष्य भी मिलते हैं। साथ साथ प्रारंभिक मानव औजार का निर्माण करता है, तो वो औजार का निर्माण किस प्रकार करता है, जिसके बारे में कुछ अवशेष के बारे में इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में कुछ गुफाओं में इनके बहुत सारे अवशेष मिले हैं। साथ साथ पेड़ों पर वो कैसे रहते हैं और उनका रहने का स्थान, पशु पक्षी, जलचर, वनचर, इनके साथ होमोनिड्स का निवास, ये चित्र में अपमार्जक निकाले हुए, वेस्ट निकाली हुई वस्तु, मरे हुए जानवर और उसे उपयोग में लाने का जो प्रक्रिया, इन चित्रों से आपको पता चलता होगा। इसे बोध लेना है। और वो रहने का निवास का स्थान और पेड़ का, जैसा पेड़ का आज भी महत्व है कि जैसा जीवन की पहली शर्त जल है और जल को सुरक्षित रखने का जो कार्य पेड़ करता है, ऑक्सीजन निर्माण करने का कार्य पेड़ करता है। व्यक्ति का जन्म से लेकर मरने तक पेड़ों के जो विविध प्रकार के खिलौने या वस्तु या लकड़ी बनती है, उसकी सहायता से, उसके फल फूल से, उसके कंदमूल से वो खाते हैं और चलते हैं। साथ साथ विद्यार्थी मित्रों, ये अध्यापन हमारा समाप्त हुआ और ये सेकंड नंबर का भाग है, और जिसमें हम आपको समझ में नहीं आया या नहीं आया, इसके प्रश्न मेरे साथ देना है। मैं ऑनलाइन पर आपके साथ बात करूंगा और इसे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है। अभी तक आप लोगों ने भेजा नहीं है। निरंतरता का अभिप्राय बताओ, पहला प्रश्न। निरंतरता का अभिप्राय बताओ। अपमार्जन का अभिप्राय बताओ, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, चूल्हे आग नियंत्रित प्रयोग के द्योतक है, उसका स्पष्टीकरण कीजिए कि किस प्रकार आग नियंत्रित प्रयोग के द्योतक है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उन्होंने उस समय देखा। फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा आम्टा में किसके साक्ष्य मिले? इन सभी प्रश्नों का आंसर लिखकर भेजना है। आपको रिक्वेस्ट है, और बहुत सारे छात्र कम जुड़ रहे हैं, सभी छात्रों ने सहभाग लेना है। गृह कार्य, मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में
दिए गए तर्कों की चर्चा कीजिए और इस चर्चा को लगभग 6 मार्क के लिए 6 पॉइंट बनाकर लिख कर भेजना है। साथ साथ प्यारे बच्चों, अध्यापन समाप्त हुआ। आभार। जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्लाना के प्राचार्य श्रीमान R कसर सर, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगले तीसरे भाग में हम मिलेंगे और कुछ समस्या है तो मेरे साथ बात कीजिएगा।